प्रणाम आचार्य जी। पिछले 1.5 साल से आपको सुन रहा हूँ। काफ़ी स्पष्टता आई है और बहुत क्लैरिटी मिली है। उसके लिए आपका और आपकी संस्था का दिल से आभार। अम, आचार्य जी, मेरे 3 सवाल हैं। अब पता नहीं, समय अभी कम कम है तो आप परमिशन चाहिए आपसे कि एक एक करके पूछिए। ठीक है। आचार्य जी, मेरे घर की औरतों से संबंधित ये सवाल है। मेरी नानी का सन 2017 में गर्भाशय निकाला गया, ऑपरेशन में, यूटेरस। किसका? नानी का। नानी? नानी का 2020 में उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन के समय ऑफ हो सकती है, नहीं तो 1 साल जिंदा रहेगी। लेकिन नानी सुपर नानी थी तो 2020 तक निकाल ली गई वो। मौसी का पिछले अक्टूबर महीने में घुटने का ऑपरेशन हुआ और माँ का 9 साल पहले स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने सर, अब जब से आपको सुनना शुरू किया है तो देख रहा हूँ औरतों की जिंदगी जो होती है सर, मिडिल क्लास हाउसवाइफ की, वो एक मीडियोकर होती है। तो मेरा सवाल सर यही है कि बचपन से अगर लड़कियों की कंडीशनिंग ठीक से हुई, फिटनेस फ्रीक जो होता है सर, मतलब व्यायाम को लेके जो रुझान होना चाहिए लड़कियों का पुरुषों की तुलना में, वो सर कम है हमारे देश में। क्योंकि सर पिछले साल की बात है, मैं घर के नज़दीक एक महादेव का मंदिर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर। वहाँ तक मैं पैदल जाता था। जाड़े की बात है, इसी महीने मैंने वॉकिंग शुरू की थी। तो मंदिर की तरफ जाने वाला जो सर रास्ता था वो बाजार से होकर गुजरता था। बाजार में ढेर सारी मतलब महिलाएं अपनी छोटी बच्चों के साथ आती थी शॉपिंग करने। कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, कोई कॉस्मेटिक्स खरीद रहा है। मैंने बोला ये तो रोज का है, इनको शॉपिंग पसंद है, करती होंगी। फिर सर इसी साल मैंने रनिंग शुरू की थी। घर के नज़दीक फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है, वहाँ पर 400 मीटर का ट्रैक है, तो मैं वहाँ पे जाके दौड़ता था। वहाँ सर मैंने कुछ अद्भुत ही देखा, कुछ अलग ही था वहाँ पे नज़ारा। वहाँ सर बास्केटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, दौड़ लगाने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, सारे के सारे पुरुष, 2 या 3 लड़कियां सिर्फ। मैंने जाके पूछा कि तुम गोला फेंक कर रही हो और ये दौड़ लगा रही हो, इसका औचित्य क्या है, क्यों कर रही हो? वो बोले इस साल महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती है तो उसकी प्रिपरेशन में लगे हैं। कभी वो दिखती थी, कभी नहीं दिखती थी। अब मैं, ऐसा नहीं है सर कि उनको देखने जाता था, मैं बस बता रहा हूँ कि औरतों की जो सर उपस्थिति है खेल के मैदान में शाम के समय, वो बहुत कम है। और उनकी उपस्थिति बाजार में सर ज्यादा है। यही कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार, सजावट की चीजें। और इसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अपने घर की औरतों से। उनको बाहरी दुनिया का कुछ पता नहीं, आत्मज्ञान उनको है नहीं, आत्म जिज्ञासा उन्होंने कभी करी नहीं। अंधविश्वासी बहुत है। अभी घर में सर मैं कभी कभी जब झाड़ू लगाता हूँ तो मम्मी बोलती है कि नहीं, झाड़ू ऐसा नीचे रख। मैं उसको ऐसा खड़ा करके रखता हूँ तो वो नहीं, नीचे रख। मैंने बोला क्या है ये, तुम ये सब अंधविश्वास क्यों मानती हो? उन्होंने कभी स्पोर्ट्स भी खेला नहीं, तो तीनों की तीनों ने बहुत भुगता भी है फिजिकल चैलेंजेस। मेनोपॉज के बाद सर प्रॉब्लम हो जाती है फिर 40-45 के बाद। तो वो देखता हूँ तो तकलीफ होती है कि हम कहाँ पीछे रह गए। बेटियों की कंडीशनिंग हमने क्यों ऐसे करी? मेरा सर ये सवाल है। आप थोड़ा जानकार हो गए हो, आपने थोड़ा पढ़ लिख लिया है, तो आप कंडीशनिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। कंडीशनिंग शब्द जो है वो एक उलाहना की तरह होता है, वो नकारात्मक शब्द है। और ये बात जब आदमी एक तल पर पहुंच जाता है ना, तो ही समझ पाता है कि मन की जो सामग्री है, मन जिसको कीमत देता है, जिसको सच भी मान लेता है, वो सारी सामग्री सिर्फ कंडीशनिंग है। तो पढ़ने, सुनने, देखने के कारण आपका मन एक तल पर पहुंच गया है। तो आप कह पा रहे हो कि हमारी महिलाएं कंडीशनड हैं, भारतीय। आप किसी आम आदमी से पूछोगे तो वो महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है उसके लिए कंडीशनड शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। और यहीं पे सारा खेल बर्बाद हो रहा है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी महिलाएं कंडीशनड है, वो कहेंगे हमारी महिलाएं कल्चर्ड हैं। वो कहेंगे हमारी महिलाएं कल्चर्ड हैं, ये तो हमारी संस्कृति है ना। तो बस यही है उत्तर। आपके पास
पहली बात, सच्ची धार्मिकता नहीं है। दूसरी बात, आपके पास संस्कृति के नाम पर अपसंस्कृति है, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में। और पहली बात और दूसरी बात का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संस्कृति, सत संस्कृति तभी होती है, अच्छी संस्कृति, सच्ची संस्कृति तभी होती है जब उस संस्कृति का आधार धर्म हो। हमारी संस्कृति का आधार धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति का आधार परंपरा है। हमने परंपरा को, माने अतीत में जो कुछ चल रहा था, हमने उसको ही संस्कृति बना लिया है और हमारी महिलाएं उसी संस्कृति को जी रही हैं। और इसीलिए हमारी महिलाएं जी कम रही हैं, मर ज़्यादा रही हैं। वो जी भी रही होती हैं तो वैसे ही जैसे अभी आपने वर्णित किया कि बीमार हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अज्ञानी हैं, अंधविश्वासों से भरी हुई हैं, डरी हुई हैं, वो उनकी हालत है। लेकिन एक बात आप देखिएगा, ये आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से सम्मान खूब पाएंगी। सामाजिक रूप से उन्हें सम्मानित किया जाएगा ये कह के कि देखो कितनी अच्छी महिला है, घर में ही रहती है, बाहर कुछ जानती नहीं, पति की सेवा करती है, बच्चों का पोषण करती है, यही तो कहा जाएगा ना। इसको संभालो भाई, महिलाओं जैसा हो रहा है। अपने पैरों पर ये भी नहीं खड़ा हो पा रहा। और इस बात को बड़ा सम्मान मिलेगा, जो महिला आश्रित है पुरुष पर वो सम्मान की पात्र होती है। इसको हम कहते हैं, यही तो हमारी महान भारतीय संस्कृति है। आप एक आम आदमी से पूछिए, वो ज्यादा सम्मान गृहिणी को ही देता है बजाय कामकाजी महिला के। ये बात है कि नहीं है? मैं मेट्रोज की बात नहीं कर रहा, मैं जनसंख्या के उस 2-4% तबके की बात नहीं कर रहा हूं जो पढ़ लिख गया है, जो थोड़ा जागृत हो गया है, या कि जो आध्यात्मिक रूप से सशक्त है। देखिए, 2 ही वर्ग होते हैं जो ये हमारी अपसंस्कृति के पार जा पाते हैं। या तो वो जो खूब पढ़ लिख गए, या फिर वो जो आध्यात्मिक हो गए। जो पढ़ लिख जाते हैं वो अपनी अलग तरीके की संस्कृति बना लेते हैं, और जो आध्यात्मिक हो जाता है वो जान जाता है कि जिसको आप संस्कृति कहते हैं वो आधारहीन है, वो अध्यात्महीन है, इसलिए वो पालन करने योग्य नहीं है। जिसको आप अपनी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसका सबसे बड़ा और भारी खामियाजा हमारी महिलाओं ने ही तो भुगता है। हम बोला भी तो करते हैं कि संस्कृति को बचाने का और बनाए रखने का दारोमदार महिलाओं पर होता है। तो महिलाओं के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यही तो संस्कृति की वाहिका है। और क्या है तुम्हारी संस्कृति? वही जो तुम देख रहे हो, जिसका अभी आपने वर्णन करा है। घर में पड़ी रहो, न पढ़ो, न लिखो, न दुनिया देखो, पति की सेवा करो। यही तो हमारी आदर्श भारतीय नारी है ना। पति की सेवा करो, पति के माँ बाप की भी सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। आप तो झटका ही खा जाएंगे। आपको कोई महिला मिल जाए जिसको आप जानते रहे हो बहुत दिनों से आदर्श भारतीय गृहिणी के रूप में, और आपको एक दिन वो मिल जाए कि वो टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर और हाथ में बैडमिंटन या टेनिस का रैकेट लेकर के दौड़ती हुई जा रही हो कि मैं तो खेलने जा रही हूं, आपका दिल टूट जाएगा। आप कहेंगे अरे भारतीय संस्कृति ही बर्बाद हो गई आज, बिल्कुल कितना बुरा समय आ गया है। घर की देखभाल करने की जगह, बच्चे पालने की जगह, पति के पांव मींजने की जगह, हाँ, सास के बाल धोने की जगह ये रैकेट उठाकर सड़क पे कूदने निकल पड़ी। इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा कि अब ये इस उम्र में सड़क पे कूदेंगी, ऐसे ही ताना मारा जाएगा। यही तो तुम्हारी भारतीय संस्कृति है।
और कितने अफसोस की बात है कि इस संस्कृति का समर्थन भी सबसे ज़्यादा औरतें ही करती हैं, क्योंकि ये संस्कृति उन्हें घर की 4 दीवारों की सुविधा दे देती है। आप ये नहीं देख रहे हो कि जिसको आप भारतीय संस्कृति बोल रहे हो वो वास्तव में पिछले 500-700 साल की गुलामी और गरीबी और अशिक्षा का परिणाम है। आपका पिछले 500 साल का अतीत क्या है? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा। तो ये बात एकदम साफ नहीं है कि जो इस 500 साल से संस्कृति निकली है वो भी गड़बड़ ही संस्कृति होगी। भाई आप आज उस संस्कृति का पालन तो कर नहीं रहे जो आज से 2000 साल पहले थी। 2000 साल पहले आज से भारत में बहुत खुली हुई संस्कृति थी। तब महिलाओं का अलग स्थान था और महिलाओं के जबरदस्त अधिकार थे और महिलाएं बहुत उन्मुक्त जीवन जीती थीं। लेकिन आप उस संस्कृति की तो बात ही नहीं करते, उस संस्कृति बहुत पीछे छूट गई। आप आज जब कहते हो हमारी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृति, तो आप किस संस्कृति की बात कर रहे हो? यही पिछले 200-400 सालों की। ये 200-400 सालों में क्या रहा है भारत में? मैं 3 चीजें कहा करता हूं, गरीबी, गुलामी और अशिक्षा। ठीक बोल रहा हूं बिल्कुल? साथ में कुपोषण भी जोड़ दो, लेकिन कुपोषण गरीबी में शामिल है पहले ही। गरीबी, गुलामी, अशिक्षा। तो आपकी जो आज की संस्कृति है जिसका आप गुणगान करते फिरते हो, उसके आधार में धर्म अध्यात्म नहीं है। आपकी संस्कृति के आधार में गरीबी, गुलामी और शिक्षा है। और ये कितने ज्यादा अफसोस की बात है, त्रासद बात है कि आप ऐसी ही संस्कृति को बचाए रखना चाहते हो। ऐसी संस्कृति जो उठी गुलामी से रही है, आप अपनी गुलामी को बचाए रखना चाहते हो। आप अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले आप अन्य बाहरी आक्रांताओं के गुलाम थे। वहां से आ रही है आपकी आज की संस्कृति और आप कहते हो यही तो है हमारी अपनी गौरवशाली संस्कृति। ये आपकी अपनी कैसे हो गई भाई? ये तो आपके ऊपर आक्रांताओं और अंग्रेजों ने ला दी है और आपकी गरीबी ने ला दी है और आपके अज्ञान ने ला दी है। ये आपकी अपनी कहां से हो गई? आपकी अपनी संस्कृति तो वो हो जो आपके अपने अध्यात्म से उठती हो, पर अपने आध्यात्मिक ग्रंथ तो आपने कभी पढ़े ही नहीं, तो आपको अपनी संस्कृति का कुछ पता नहीं। आप एक विचित्र सी गरीबी की पंचमेली खिचड़ी संस्कृति को कह रहे हो अपनी संस्कृति। आपकी संस्कृति क्या है आज? यही बिल्कुल, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये है आपकी संस्कृति। आपको पता भी नहीं कि आप जिसको अपनी संस्कृति कहते हो उसमें से कितने तत्व तो अंग्रेजों ने दे दिए हैं। विक्टोरियन मोरालिटी है वो, बस। कितने तत्व उसमें मुगलों ने दे दिए हैं, पर आप बोलते हो ये हमारी महान भारतीय और हिंदू संस्कृति है। आप जिसको अपनी संस्कृति बोलते हो मुझे बताओ, उस संस्कृति को आपके अपने ग्रंथ वैलिडेट करते हैं क्या? उस संस्कृति का प्रमाण आपके अपने ग्रंथों में मिलता है कहीं? और आपके मूर्धन्य ग्रंथ है वेद और आपका केंद्रीय दर्शन है वेदांत। मुझे बताइए वेद और वेदांत में वो संस्कृति कहां है जिसका आज आप पालन कर रहे हो? क्यों इसको अपनी संस्कृति बोलते हो? क्यों अपनी ही महिलाओं पर इतना अत्याचार करते हो? और अत्याचार ऐसे ही नहीं होता कि उनको डंडा लेके मारा जाए। तुम उन्हें जीवन की तमाम संभावनाओं से वंचित कर दो, ये कोई छोटा अत्याचार है? बोलो। शिक्षा का स्तर आज भी महिलाओं में कम, और नई लड़कियां तो फिर भी थोड़ा सौभाग्य रखती हैं कि उनको अच्छा पढ़ने को मिल जाता है, दुनिया देख लेती हैं। थोड़ा सा ही जैसे पीछे जाओ, माओ की उम्र में पहुंच जाओ, तो वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। फिर चूंकि आपकी संस्कृति इस बात को कोई महत्व, कोई सम्मान देती ही नहीं है कि लड़कियां भी
जीवन के तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ सकती हैं, खेल कूद सकती हैं। अभी तो मैंने बात करी थी कि वो टेनिस खेलने जा रही है, इसी पे लोगों की भ्रुकुटियां तन जाएंगी। और अगर कहीं वो स्विमिंग करने जा रही हो माता जी, तब तो वो सीधे सीधे मुझे लगता है बदचलन ही कहला जाएंगी कि देखो जरा वो बरमारी की अम्मा अब बिकिनी पहन के पानी में कूदेगी। ऐसे ही कहेंगे ना। और आपने कहा एक जगह है जहां पर महिलाएं खूब पाई जाती हैं, कहां? बाजार। वो भी उन्हें आपकी संस्कृति नहीं सिखाया है कि महिलाएं पुरुष के भोग की वस्तु हैं, पहली बात। दूसरा, उन्हें घर चलाना है तो घर चलाने का जो सामान है वो खरीदने पहुंच जाती हैं। दूसरा, अपने साज श्रृंगार की जो चीजें हैं वो खरीदने पहुंच जाती हैं। ये कितने भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक्स, ये 99% महिलाएं ही तो खरीद रही हैं। कितनी सोचो तो। क्रिकेट बैट हो चाहे बैडमिंटन रैकेट हो, वो 99% पुरुष खरीद रहे हैं। और शरीर चमकाने की, मुंह चमकाने की चीजें जितनी हैं वो 99% महिलाएं खरीद रही हैं। ये है हमारी संस्कृति। और कोई इस संस्कृति के विरुद्ध बोल दे तो हम उसका गला पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। और अब तो फिर भी बच गई महिलाएं, नहीं तो यही संस्कृति अभी कुछ ही दशकों पहले तक कहती थी महिलाओं से बाल विवाह करो, विधवा हो गई हो तो बाल मुंडा लो, सफेद साड़ी पहन के रहो। विधवा विवाह जैसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। लड़की ज्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी? कितनी ही महिलाएं गांवों कस्बों में मर गईं। और आज भी ऐसा होता होगा कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती क्योंकि उनके ऊपर ही शर्त है कि लेडी डॉक्टर को ही दिखाना। यौन समस्याएं ही नहीं, वो साधारण भी अपना चेकअप मेल डॉक्टर से नहीं करा सकती है, घर वाले फप्तियां कसेंगे। और ये सब कुछ आप कर रहे हो भारतीयता के नाम पे, कह रहे हो ये तो। ये सब आपकी संस्कृति में ही तो चलते थे ना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। अगर संस्कृति को ही बचाए रखना है तो इन सबको भी फिर बचाए रखो। इनको क्यों नहीं बचाते? अध्यात्म कहता है जीवन का एक ही लक्ष्य है, बोध मुक्ति। बोध और मुक्ति, और दोनों एक ही चीज के दो नाम है। तो जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति तक पहुंचना। तो संस्कृति, सही संस्कृति, सत संस्कृति वो होगी जो महिला और पुरुष दोनों को मुक्ति की ओर भेजेगी। अगर हमारी संस्कृति अध्यात्म पर आधारित हो तो उसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए अपने बंधनों को काटने के पर्याप्त अवसर होंगे। अवसर ही नहीं होंगे, उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि ऐसे जियो कि बंधन काटने हैं। उन्हें इस तरह से संस्कारित किया जाएगा कि अपने बंधन काटें। और संस्कारों का फिर यही अर्थ होगा। घर में, विद्यालय में जो संस्कार सिखाए जाएंगे उनका उद्देश्य यही होगा कि बच्चा या बच्ची अपने भीतर के और बाहर के बंधनों को, अपनी सीमाओं को पहचाने, उनसे लड़े, उनको जीते। ये संस्कृति होगी जो अध्यात्म पर आधारित होगी। पर हमारी संस्कृति अध्यात्म पर आधारित नहीं है। हमारी संस्कृति कहां से आ रही है? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा। और यह है कि नहीं, बड़े से बड़े खेद की बात कि भारत के पास, सनातनियों के पास विश्व का उच्चतम दर्शन है, लेकिन हमने उस उच्चतम दर्शन को एक तरफ रख दिया है। हमने कहा इस दर्शन पर हम नहीं अपनी संस्कृति खड़ी करेंगे। हम अपनी संस्कृति किस पर खड़ी करेंगे? अपनी परंपरा पर। और परंपरा कहां से आ रही है?
गुलामी, गरीबी, अशिक्षा, ये हमारी संस्कृति के स्तंभ हैं। और चूंकि ये चीज पीछे से चली आ रही है तो हम कहते हैं हमारी महान परंपरा है, हमारे पुरखों ने ऐसा करा, हम कैसे छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं है, हमने परंपरा को संस्कृति बना लिया और संस्कृति को धर्म। हम ऐसे जबरदस्त लोग हैं, परंपरा को हम मानते हैं कि परंपरा का ही नाम संस्कृति है, और संस्कृति को ही हम मानते हैं कि संस्कृति का ही नाम धर्म है। वाह वाह। अच्छी महिला तो वो है जो घर में सबको खिला करके फिर खुद खाती है। नतीजा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कुपोषण कहीं ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वो कहलाएगी आदर्श हिंदू महिला क्योंकि वो सबको खिला के खुद खाती है, सबका पेट पूरा भर देती है। और घर के पुरुष और हो सकता है घर के लड़के बच्चे भी एकदम मस्त मुटियल हो, और महिला कुपोषण का शिकार, एनीमिक। दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा भारतीय महिलाएं एनीमिक हैं क्योंकि वो संस्कृति का पालन कर रही हैं ना। और मुझसे कहा जाता है आप संस्कृति का समर्थन नहीं करते, गलत बात है। मैं कहता हूं मैं दो में एक ही कर सकता हूं, या तो अध्यात्म का समर्थन कर लूं या संस्कृति का। और तुम्हारी जो संस्कृति है वो अध्यात्म से मेल खाती नहीं। जिस दिन संस्कृति अध्यात्म से मेल खाने लगेगी, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा संस्कृति का समर्थन करने। और हमारी संस्कृति के कुछ तत्व तो अभी भी ऐसे हैं जो आध्यात्मिक हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। संस्कृति माने क्या होता है? जीने का तरीका। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या मान रहे हो, क्या धारणाएं रख रहे हो, क्या आपकी वेशभूषा है, क्या आपकी भाषा है, संबंधों में किस प्रकार एक दूसरे को आप संबोधित करते हो, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। ये संस्कृति है। माने आपकी जिंदगी के तौर तरीकों का नाम संस्कृति होता है। उसमें आपकी पूजा पद्धति भी शामिल हो जाती है, आप किन तरीकों से पूजा करते हो। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना संस्कृति। संस्कृति माने जिंदगी। और अगर संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है तो संस्कृति का आधार, फिर पूछ रहा हूं, गुलामी, गरीबी, अशिक्षा को बनाओगे या अपने उच्चतम अध्यात्म को बनाओगे? बोलो। अध्यात्म से हमें कोई लेना देना नहीं। ये जितने घूम रहे हैं संस्कृतिवादी जो बार बार बोलते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इनसे अध्यात्म की दो बात पूछ लो, इन्हें कुछ पता नहीं। हाँ, संस्कृति के नाम पे इनसे दंगे करवा लो, ये कर देंगे। संस्कृति पे नारे लगवा लो, नारे लगा देंगे। अध्यात्म पूछ लो, कुछ नहीं जानते। संस्कृति उत्थान मांग रही है हमारी, और संस्कृति के उत्थान की मांग सबसे ज्यादा महिलाओं को करनी चाहिए। महिलाएं सबसे आगे होनी चाहिए विरोध करने में कि ये पुरानी सड़ी गली संस्कृति अब नहीं चलेगी बाबा। हमें एक नई सुधरी हुई आध्यात्मिक संस्कृति चाहिए, हमें वेदांत आधारित संस्कृति चाहिए, हमें उच्चतर मूल्यों पर आधारित संस्कृति चाहिए। ये पुराने पिछड़ी हुई बातें जिनका संबंध शिक्षा से है, अज्ञान से है, मन की संकीर्णता से है, गरीबी से है, मानसिक दिवालियेपन और राजनीतिक गुलामी से है, हमें यह संस्कृति नहीं चाहिए। ये जो संस्कृतिवादी हैं इनको तो पता भी नहीं है कि इनकी संस्कृति के बहुत सारे तत्व वहीं से आ रहे हैं जिनसे ये नफरत करते हैं। संस्कृतिवादियों को, हिंदू संस्कृतिवादियों को आमतौर पर अन्य धर्मों से बड़ी चिढ़ होती है, बड़ी चिढ़ होती है कि दूसरे धर्म के लोग हैं, चिढ़ते हैं। हम संस्कृतिवादी हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, गंदे हैं। तुम्हें पता भी है तुम जिस संस्कृति का पालन कर रहे हो उसमें बहुत सारे तत्व तो उन्हीं धर्मों से आ रहे हैं जिनसे तुम चिढ़ते हो, क्योंकि उन धर्मों के लोगों ने तुम पे राज करा खूब। तो उनकी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति बन गई है, और उस संस्कृति को अब तुम कहते हो ये मेरी है, और कोई उसको बदलना चाहे तो उससे लड़ते हो कि नहीं हमारी संस्कृति बदल मत देना। उदाहरण के लिए आज भी
कम से कम उत्तर भारत के कस्बों, गांवों, छोटे शहरों में घूंघट का चलन है। तुम्हें पता भी है कि ये घूंघट कहाँ से आ गया हिंदुस्तान में? तुम्हें लग रहा है कि ये घूंघट वैदिक काल के ऋषियों की देन है? ये घूंघट कहाँ से आ गया? ये इस्लाम से आया है। और इस्लाम से ये संस्कृतिवादी चिढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम ने ही तुम्हें घूंघट दे दिया है और उस घूंघट को तुम पकड़े बैठे हो। तुम्हारे घर की महिला घूंघट न करे, तुम चढ़ बैठोगे उस पर, मार दोगे उसको। अभी आज ही तो हुआ है, पता चला है कि एक माँ बाप ने, दिल्ली के थे, उन्होंने अपनी लड़की मार दी। ऑनर किलिंग का मामला है, और उसको सूटकेस में बंद करके कहीं पे डाल आए थे। ये बात वैदिक संस्कृति की है क्या कि तुम्हारी लड़की कहीं बाहर जाकर के किसी से मिल रही? हो सकता है वो लड़का बिल्कुल गलत हो जिससे मिल रही है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है अपनी मर्जी से वो जैसी जिंदगी बिताना चाहती हो बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या ये बात हमारे वैदिक ऋषियों ने सिखाई है कि तुम्हारी लड़की अगर बाहर जाएगी, कुछ उल्टा पुल्टा कर रही है तो उसको गोली मार दो? ये संस्कृति कहां से आई भारत में? ये संस्कृति भी इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ आई और हमने उसको अपनी संस्कृति बना लिया है। तो मैं कह रहा हूं गुलामी पर आधारित है हमारी ये संस्कृति। और तुर्रा ये कि हम कहते हैं ये हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति कहां से हो गई भाई? कहां से हो गई हिंदू संस्कृति? कैसे? तुम गौर से देखना कि देश के जो हिस्से जितना ज्यादा विदेशी आक्रमणों की चपेट में आए, वहां महिलाओं की उतनी ज्यादा दुर्दशा है। गौर से देखना, तब समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है। जिसको आप अपनी संस्कृति कहते हो, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव विदेशी आक्रमणकारियों का है। सेक्स रेशियो एट बर्थ समझते हो? जन्म के समय लिंगानुपात समझते हो? कि जन्म के समय अगर हम प्रकृति को अपना काम करने दें तो यदि 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो लगभग 1000 ही लड़कियां पैदा होंगी, ठीक है? या थोड़ा बहुत 1000 लड़कों पे हो सकता है 2-4 कम लड़कियां पैदा हों। फिर ये होता है कि लड़कियां ज़्यादा मजबूत होती हैं, लड़के पैदा होने के बाद ज़्यादा मरते हैं, लड़कियां कम मरती हैं। धीरे धीरे आगे चल के ऐसा हो जाता है, अगर प्रकृति को उसका काम करने दे बिना हस्तक्षेप के, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि 1000 पुरुषों पे लगभग 1050 महिलाएं होनी चाहिए समाज में। लेकिन जन्म के समय तो लगभग 1000 पे 1000 ही होना चाहिए। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बताओ इन सब में साझी बात क्या है? ये सब आक्रमण की चपेट में आए। जब पश्चिमी दिशा से आक्रमण होता था, चाहे अफगानियों का, चाहे मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का, तो सबसे पहले तो यही सामने आते थे ना, पंजाब, सिंध, राजस्थान, पंजाब कहीं हिस्सा हरियाणा होता था तब, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, दिल्ली तक भी आते थे वो सब। यही वो जगह हैं जहां पर आज भी अगर करोड़ों नहीं तो लाखों बच्चियां जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के वक्त मार दी जाती हैं। ये है आपकी संस्कृति। और आप कहते हो हमारी महान गौरवशाली भारतीय हिंदू संस्कृति। यही मत बोलिएगा नहीं 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 हमारे यहाँ तो स्त्री को देवी मानकर पूजा गया। काहे भाई, देवियों से घर का ही काम कराओगे क्या? अगर स्त्री को वाकई देवी मानकर पूजते हो तो देवियां तो आसमान में उड़ती हैं, अपने घर की देवी को भी आसमान में उड़ने की छूट क्यों नहीं देते? तो ये सब बोलना मत कि एक संस्कृत का श्लोक ले आकर के बता दिया कि ये मत बोलिए कि हमारी संस्कृति महिलाओं का अपमान करती है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। अच्छा, तो फिर तो निश्चित रूप से भारतीय घरों में देवताओं का वास नहीं होता होगा। यहां कौन सा महिलाओं का सम्मान हो रहा है? जितना डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा भारत में, उतनी कहीं और है। यहां फिर कौन से देवता बस रहे होंगे घर में? लेकिन जैसे ही बताओ कि तुम्हारी संस्कृति महिलाओं का शोषण करती है, वो तुरंत यही बात खड़ी कर देंगे, अरे आपने वो फलानी ऋचा नहीं पढ़ी है कि जहां नारी का सम्मान है वहां देवताओं का वास है?
वो ऋचा से क्या सिद्ध हो जाता है? मैं तो जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं कि घरों में देखो क्या चल रहा है। 95% शादियों में आज भी दहेज लिया जाता है और भरपूर लिया जाता है। यह है संस्कृति आपकी, और आप कह रहे हो संस्कृति संस्कृति, बचाओ संस्कृति। क्या तुम गणना कर सकते हो उन लड़कियों की जो पिछले 20 साल में जन्म लेते वक्त ही मार दी गई? करोड़ों में आएगा। क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा नहीं है? हिटलर ने भी कितने यहूदी मार दिए थे? कुछ लाख, 60 लाख का आंकड़ा है ना शायद, कितना है? मेरे ख्याल 60 लाख का ही आंकड़ा है। इतने यहूदी मारे थे, अधिक से अधिक। आपने लड़कियां कितनी मार दी? और ये बात हिंदुओं में ही है। बताओ हिंदुओं ने कितनी हिंदू लड़कियां मार दी? और फिर आप बात करते हो कि हिंदू धर्म खतरे में है। सबसे बड़ी जेनोसाइड तो खुद हिंदू कर रहे हैं अपनी महिलाओं के खिलाफ। हिंदू धर्म और बाहर किसी वाले से खतरे में होगा क्या? एक हिंदू लड़की को कोई किसी दूसरे धर्म का मार दे तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, अरे 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 हिंदू लड़की खतरे में है। और जो हिंदू लड़की रोज लाखों में मर रही है अपने ही घर वालों के हाथों, उसको जन्म ही नहीं लेने दे रहे, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? और ये सब कुछ आपकी संस्कृति में इसीलिए है क्योंकि आपकी संस्कृति, फिर कह रहा हूं, आपकी अपनी नहीं है। वो गुलामी, गरीबी, अशिक्षा की है। जिन्होंने आप पर पश्चिमी दिशा से आक्रमण करा वो बर्बर कबीलाई लोग थे। उनकी संस्कृति ऐसी थी कि जिनको जीतते थे ना, उनकी महिलाएं उठा ले जाते थे और उनका बलात्कार भी कर लेते थे या उनको दासी की तरह इस्तेमाल करते थे। ये बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने करा था। वो अपने सैनिकों को प्रेरित ही इसी तरह करते थे कि जान लगा के लड़ो, और अगर तुम जीत जाओगे तो दुश्मन का सारा माल तुम्हारा होगा। माल में रुपया, पैसा, सोना, चांदी तो है ही है, जानवर तो है ही है, माल में दुश्मन की स्त्रियां भी शामिल हैं। तो अगर तुम जीत गए तो जो जितनी ये सुंदर सुंदर महिलाएं हैं ना, दिल्ली की, पंजाब की, ये सब तुमको मिलेंगी, तो जीतो। तो और वो जान लड़ा के लड़ते थे। तो महिलाओं को अपमान से देखने की संस्कृति भारत की नहीं थी, भारत पर आक्रमण करने वालों की थी, जो महिलाओं को माल की तरह और जानवर की तरह देखते थे। लेकिन हमने उन्हीं की संस्कृति अपना ली। हमने भी अपनी महिलाओं को एक नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। बताइए, आप इसको अपनी संस्कृति कहना चाहेंगे? तो क्यों इस संस्कृति की रक्षा में लगे हुए हो? भारतीय संस्कृति कैसी थी ये जाकर के देखो ना अपने पुराने ग्रंथों में। वहां तुमको ऐसी ऐसी महिलाएं मिलेंगी कि अगर वो आज हो जाएं तो आप उनको जीने ना दो, आप कहो ये गंदी औरत है। द्रौपदी आज हो जाए 5 पतियों के साथ, आप जीने दोगे उसको? जल्दी बोलो। मैं नहीं कह रहा हूं कि द्रौपदी अकेले ही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, पर यदि द्रौपदी जैसी महिला हो पाई तो इससे क्या पता चलता है भारतीय समाज तब कैसा था और संस्कृति कैसी थी। बहुत सम्मान था महिला के लिए। 5 पति भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, बात सम्माननीय है, कुछ बिगड़ नहीं गया। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय संस्कृति ये है कि हर महिला के 5 पति हों। लेकिन जो बात कही जा रही है उसको समझिए। आप पुराने नाटकों में भी देखिए या पुराने साहित्य में देखिए, तो वहां पर आपको वेशभूषा कैसी पता चलती है। वैदिक काल की महिलाओं की, उन्होंने घूंघट कर रखा है, बहुत ज्यादा कपड़े पहनती थी, बहुत कम कपड़े पहनती थी। और भारत की दृष्टि बड़ी उदार थी, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कहते थे ठीक है, अच्छी बात है, उसको गर्म देश है भाई, उमस बहुत होती है, उसको इसी में ठीक है कि उसे कम कपड़े पहनने हैं, तो हमें क्या करना है। पुरुष भी कम कपड़े पहनता है, स्त्री भी कम कपड़े पहनती है, ठीक। ये रही है आपकी संस्कृति।
और आप इससे बहुत दूर आ चुके हैं। कितने ही उदाहरण मिलते हैं जहां नारी गृह प्रमुख रही है, जहां नारी के कहने पर बात चली है और उसकी बात को टाला नहीं जा सकता। और उसी पुरानी संस्कृति के कुछ तत्व बहुत थोड़े बहुत अवशेष के रूप में बचे रह गए। इसीलिए यह हो पाया कि दुनिया की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष भारत ने दी। मात्र दक्षिण एशिया की बात नहीं है, भारत के बाद श्रीलंका में भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह हुई, पर सबसे पहले भारत में। यूरोप से भी पहले भारत में। अमेरिका में तो आज तक हो ही नहीं पाई। अमेरिका जिसको आप कहते हो सबसे उन्नत और सबसे लिबरल और उदार, वहां आज तक कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं हो पाई। भारत में इंदिरा गांधी बहुत जल्दी बन गई प्रधानमंत्री। मार्गरेट थैचर भी ब्रिटेन में इंदिरा गांधी के बाद आई हैं। इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री बन पाई, उसकी वजह यही है, भारत की स्मृति में अभी थोड़ी बहुत किरण शेष है। थोड़ा सा हमको याद है कि हाँ, महिला सम्मान की पात्र होती है, महिला उच्चतम स्थान की पात्र होती है। लेकिन बस थोड़ी बहुत ही शेष है। अधिकांशतः तो हम सब भुला चुके हैं। अधिकांशतः तो हमारे लिए महिला बस पांव की जूती है, भोग का साधन है। भोगो उसको, भोगो। अब देखते नहीं हो जिसको, जो मीडिया है, जिसको हम सब कंज्यूम करते हैं, उस मीडिया में भी महिला को कैसे दिखाया जाता है। क्या कर रही है वो मीडिया में? भोग की वस्तु ही तो बनी बैठी है। और ये भारतीय मूल्य नहीं है कि महिला को भोग की वस्तु समझो। भारतीय मूल्य जो भी हैं, उन सबको भारतीय तभी माना जाना चाहिए जब वो वेदांत से उद्भूत होते हों। और भारतीय मूल्य यह है कि जीवन भोग के लिए नहीं, मुक्ति के लिए है। तो महिला को भोग करके पुरुष को क्या मुक्ति मिल जानी है? और भोग की वस्तु बन के महिला को कौन सी मुक्ति मिल जानी है? महिला और पुरुष दोनों बस शरीर से अलग हैं, भीतर चेतना तो एक ही है ना। वो चेतना जो दोनों में ही एक समान कराहती है और एक समान मांग करती है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। ये भारतीय दर्शन है। इस दर्शन पर आधारित होना चाहिए हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को। और एक बात और समझिएगा, पुरुषों का भी कल्याण संभव नहीं है अगर महिला बंधक बनी हुई है। तो महिला और पुरुष आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे कि महिला को दमित रखो और पुरुष आजाद हो पाए ना। महिला अगर गुलाम है तो पुरुष भी गुलाम ही रहेगा। पुरुष को अगर अपनी भी मुक्ति चाहिए तो उसे महिला के मुक्ति के रास्ते खोलने होंगे। समझ में आ रही है कुछ बात? सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो जो आदर्श भारतीय स्त्री है उसकी छवि एकदम निकालो, एकदम निकालो। अगर अपने आप को भारतीय कहते हो और फिर हिंदू कहते हो तो सनातन ग्रंथ तुम्हारे वेद हैं और सनातन दर्शन वेदांत है। आदर्श भारतीय स्त्री या आदर्श भारतीय पुरुष या आदर्श सनातनी व्यक्तित्व ही कैसा होना चाहिए, अगर ये जानना है तो वेदांत से पूछो, परंपरा से नहीं पूछो। परंपरा नहीं बड़ी हो गई वेदांत से। गीता जी की सुनो, दादाजी की नहीं।
एक तरफ गीता जी हैं जो वेदांत का प्रतिनिधित्व करती हैं, और दूसरे तरफ दादाजी हैं जो परंपरा का प्रतिनिधि हैं। दोनों में किसकी सुनोगे? गीता जी की या दादाजी की? वेदांत की या परंपरा की? हाँ, तो दादाजी को एक तरफ रखो, गीता जी की सुननी शुरू करो। नमस्कार सर। सर, इसी से रिलेटेड कल आपने बोला था कि ये आई सब्जेक्ट ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता, और अभी मैं कॉलेज में एज ए लाइब्रेरी असिस्टेंट में काम करता था। तो मेरे से जो बच्चे आए उनकी भी मतलब दोस्ती हुई, या उनके साथ भी एक रिलेशन बना, और जो स्टूडेंट बॉयज स्टूडेंट थे उनके साथ भी मतलब बातचीत हुई, मेरे दोस्त बने। ठीक है, तो अभी इन बच्चों को या फिर जो मेरे जो जूनियर्स हैं, इनको ये मैं मतलब आए सब्जेक्ट जो है, या जैसे मेरे लाइफ में आए ये जो क्वेश्चन है, या हु एम आई, ये आया जब मैंने एक अष्टावक्र गीता को मैंने डाउनलोड किया और उसे पढ़ा। तो ये अभी जो मैं मतलब जिनसे मैं बातें करता हूँ या जो मेरे दोस्त हैं, तो उन्हें इस सब्जेक्ट के पास मैं कैसे लेके जाऊँ, या जो मेरे घर पर जो मैं जिनके साथ रिलेशन में हूँ, मेरी मौसी है या दीदी है, तो मैं उन्हें ये सब्जेक्ट के पास कैसे लेकर आऊँ? समय लगेगा, प्रयत्न लगेगा, और सबसे ज्यादा प्रेम लगेगा। आसान नहीं है, लेकिन किस्से के तरीके से, कोई कहानी बता के, थोड़ी उसमें रोचकता पैदा करके आपको उनको लाना पड़ेगा। अष्टावक्र गीता तो देखिए, वेदांत में भी लगभग उच्चतम बात है। अगर वेदांत के भी अलग अलग तल हैं, तो अष्टावक्र गीता तो बहुत आगे की बात हो गई। और प्राकृतिक रूप से ही स्त्री में मोह, ममता ये थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और अष्टावक्र गीता तो पूरे तरीके से इनको काटती है। तो बहुत आसान नहीं होगा अष्टावक्र गीता से ही शुरुआत करना। उसकी जगह अगर आप साधारण बोध कथाओं से शुरुआत करें, वैसी बोध कथाएं उपनिषदों में भी हैं, अन्यत्र भी हैं, तो ज़्यादा शायद सफलता मिलेगी। जी।